हेलो एवरीवन। बच्चे, हमारा रिवीजन प्लान का ये सेकंड वीडियो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी 8.2.1 का, और अब हम लोग देखते हैं 8.2.2 की एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? सभी बच्चों को पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आफ्टर बर्थ होती है, विच इज़ हाईली स्पेसिफिक। क्या है? हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हाईली स्पेसिफिक क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी हम इसको कह सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोल सकते हैं। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बच्चे, वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे क्या होता है कि कोरोना वैक्सीन होती है, तो ये कोरोना के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो इसका मतलब क्या है? ये हाईली स्पेसिफिक होगी। क्या है? अब जैसे इनेट याद कर लो साथ में। इनेट क्या थी? इनेट में क्या था? जो बाई बर्थ थी, मदर के वॉर्म से ही जो एंटीबॉडीज़ बना के बच्चा लाता था, उसमें हर एक पैथोजेंस के साथ लड़ने की क्षमता होती थी उस इम्यूनिटी में। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब, जैसे आप लोग समझ सकते हो, टाइफाइड वैक्सीन हो सकती है, निमोनिया वैक्सीन हो सकती है, रोटा वायरस वैक्सीन हो सकती है। टाइफाइड वैक्सीन जो होगी वो वर्क किसके करेगी? वर्क अगेंस्ट ओनली टाइफाइड के। निमोनिया वैक्सीन वर्क ओनली निमोनिया। रोटा वायरस वर्क ओनली रोटा। तो मतलब हर एक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कोविशील्ड है, तो वो कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज़ अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इंटरनल, है ना, एंड हाईली स्पेसिफिक। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो डेफिनेशन है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम फीचर देख लेते हैं। फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या होते हैं? देखो, फीचर जैसे है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है विच इज़ अ स्पेसिफिक। बात समझ में आ रही है? स्पेसिफिसिटी क्या है? दैट इज़ अ स्पेसिफिक। मतलब स्पेसिफिक का मतलब होता है कि शो अगेंस्ट पैथोजेंस, जो अपना रिस्पॉन्स शो करेगी वो अगेंस्ट सिंगल पैथोजेंस। मतलब बहुत सारी डिजीजेज अगर बॉडी में हैं, मानो किसी व्यक्ति को कोरोना भी हो चुका है, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को हम बोल सकते हैं निमोनिया हो गया, तो इसका मतलब उसके लिए हमें, अगर हम कोरोना वैक्सीन्स देते हैं तो वो सिर्फ कोरोना को ही ठीक करेगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है विच इज़ अ हाईली स्पेसिफिसिटी। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ की वैक्सीनेशंस आपको दिखेंगी। डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन्स आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दिखेंगी। जैसे कोरोना के लिए अलग वैक्सीन्स होगी, टाइफाइड के लिए अलग होगी। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगी, मतलब नंबर ऑफ़ पैथोजेंस को ट्रीट करने के लिए नंबर ऑफ़ वैक्सीन्स आपको दिखेंगी। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशंस आपको किस में दिखेगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दिखेगी। अच्छा, मेमोरी क्या है? मेमोरी का मतलब होता है टू फाइंड द साइट ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आप किसी पैथोजेंस के लिए मेमोरी सेल्स बनाने जा रहे हो, मानो कोविड की आज वैक्सीन दी है तो 15 डेज लगेंगे उसके मेमोरी सेल्स बनाने के लिए। तो कहने का मतलब कि जो मेमोरी सेल्स बनाने का टाइम होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही होता है। आप लोग बात समझ रहे हैं? अभी कोविड का इंजेक्शन लगाया और अभी मास्क फेंक दिया तो इसका मतलब आप बीमार हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाते हो, है ना, जो स्पेसिफिक होती है, तो इसका मतलब उसकी मेमोरी को बनने में भी कुछ टाइम लगता है। तो ये हम आगे देखेंगे। बट मेमोरी वाले सेल्स जो आपको ग्रो करवाने हैं तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही आपको दिखेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन सेल्फ एंटीबॉडीज इम्यूनिटी एंड नॉन सेल्फ एंटीबॉडीज। मतलब पहचानना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही ये चीज़ भी आपको मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशंस। कौन सी अपनी एंटीबॉडीज़ हैं, है ना, कौन सी अपनी इम्यूनिटी है और कौन सी नॉन सेल्फ इम्यूनिटी है। जो सेल्फ इम्यूनिटी होगी तो उसके अगेंस्ट जो हमारी इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। बट जो नॉन सेल्फ होगी उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करेगी। एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है और एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। बच्चे, अगर देखो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है ना, किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं बनते हैं, ब्लड नहीं बनता, आरबीसीज नहीं बनते, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उनकी अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके ही अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, तो उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो उनके बीच में हमारी इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी जो होती है और उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
उनके बीच का डिफरेंस क्रिएट भी हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही पता चलता है। बात समझ में आ रही है? सेल्फ इम्यूनिटी और नॉन सेल्फ इम्यूनिटी, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे हमारे पास नेक्स्ट होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, इसको एग्जाम्पल्स के बेस पे हम लोग समझते हैं। सिंपल एग्जाम्पल में हम कैसे समझेंगे, जैसे मानो एक ह्यूमन है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन है और फर्स्ट टाइम एंटीजन इंसर्ट हो रहा है इसकी बॉडी में। ये एंटीजन है, फर्स्ट टाइम एंटीजन इंसर्ट हो रहा है इसकी बॉडी में, है ना, फर्स्ट इनकाउंटर हो रहा है, ठीक है, इस व्यक्ति का पहली बार ये बीमार हो रहा है बेचारा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम इनकाउंटर टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होंगे उसके सरफेस पे क्या होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसके सरफेस पे क्या होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, एंड बी लिम्फोसाइट्स बाइंड, जो बी लिम्फोसाइट्स होंगे उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगी एंड देन बी लिम्फोसाइट डिवाइड मेमोरी सेल्स। मानो जैसे ही हमारी जो इम्यूनिटी थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बी लिम्फोसाइट सेल्स कहलाते हैं, उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, उसके सरफेस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये एक हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। और इन एंटीबॉडी के सरफेस पे आके कौन जुड़ जाता है, एंटीजन जाके जुड़ जाता है, और जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस की एंटीबॉडी पे एंटीजन जुड़ता है तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही मेमोरी सेल्स तो कोई रिस्पॉन्स शो करते नहीं है अभी के, मतलब फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में, बट प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं एंटीबॉडी। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब IgM और IgM ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये IgM प्रोड्यूस करना ये हमारा क्या है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, इसके साथ फाइट करेंगी, इस एंटीजन्स के साथ फाइट करेंगी और यहाँ से इसको बाहर रिमूव कर देंगी, मार देंगी, ख़त्म कर देंगी। बात समझ में आई? तो ये हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स है। अब देखो सेम एंटीजन्स कुछ दिनों बाद दोबारा सेम एंटीजन्स क्या कर देता है, सेकंड इनकाउंटर कर देता है हमारी बॉडी में, ठीक है, सेकंड इनकाउंटर कर देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेकंड टाइम में इम्यून रिस्पॉन्स क्या क्या, सेकंड टाइम में हमारा प्लाज्मा सेल्स नहीं, जो हमारा प्लाज्मा सेल्स होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में हमारा मेमोरी सेल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा IgG, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में IgG प्रोड्यूस करेगा विद रिस्पेक्ट टू IgM के, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेगी उतना ही हमें किससे, पैथोजन से फ्री करेंगी। तो ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एंटीजन से, ये बाहर से पैथोजन से। तो जितने हम अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम इनकाउंटर से बच पाएंगे। तो ये हमारा सेकंड रिस्पॉन्स है, ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है। आपने याद रखना है कि सेकंड रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडीज़ बनी है और फर्स्ट रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनी है। मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM IgG से ज़्यादा बनी है और सेकंड रिस्पॉन्स में, मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हमारे पास कौन कौन सी एंटीबॉडी बनी है, IgG बहुत ज़्यादा बनी है और IgM उससे कम बनी है। तो तभी हम इस फॉरेन पैथोजन से बच पाए। ठीक है बच्चे, तो अब हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है, ये NCERT का ग्राफ है, आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पर Y एक्सिस और X एक्सिस, ठीक है, Y एक्सिस और X एक्सिस, Y एक्सिस पे डेज मेंशन किए, सॉरी X एक्सिस पे डे मेंशन किए और Y एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज मेंशन की गई है। देखो मानो जब हमने फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स देखा तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हुआ, हमारा जो IgM और IgG का लेवल था वो बराबर है। देखो मतलब हमारे फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में IgM भी उतनी बनी और IgG भी उतनी बनी, थोड़ी कम बनी IgG IgM के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चे,
बट यहाँ पर देखो सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हुआ, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में IgM कम बनी है और IgG जो है बहुत ज़्यादा बनी है एंटीबॉडीज़, तो तभी जाके हम लोग फॉरेन पैथोजन से बच पाए हैं। बात समझ में आ रही है? लो इंटेंसिटी एंटीबॉडी की किस में, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में दिखेंगी, और हाई इंटेंसिटी एंटीबॉडीज़ की आपको सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में दिखेंगी। इन्वॉल्व लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स ने एक्शंस किया है एंटीबॉडी बनाने के लिए, और यहाँ पर मेमोरी सेल्स ने एक्शंस किया, मतलब मेमोरी सेल्स ने प्रोड्यूस किए हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट इनकाउंटर है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में, यहाँ पर सेकंड इनकाउंटर है, सेम एंटीजेंस होंगे किसमें, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनी है, ये वाली एंटीबॉडीज़ बनी है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये वाली एंटीबॉडीज़ बनी है जो फॉरेन पैथोजन से हमें प्रिवेंट करती हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ एंटीबॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था। बट एक चीज़ और देखना, जैसे यहाँ पर जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो शो करती हैं, जैसे इसको भी फर्स्ट टू 14 डेज़ लगे हैं, है ना, फर्स्ट टू 14 डेज़ दोनों ही एंटीबॉडीज़ को ग्रो होने में लगे। और यहाँ पर देखो, जैसे आपने मानो 28 को एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन्स, मानो कोरोना की वैक्सीन्स दिए, तो 28 टू 42 डेज तक उसको टाइम लग जाता है एंटीबॉडीज़ को बनने में। समझ आ रही है बात? तो देखो कम से कम 14 डेज़ के बाद हमारी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हुई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जैसे है हमारे पास एंटीजेंस एंटीबॉडी इंटरेक्शंस देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन शॉट रिविजन है तो हम थोड़ा कंटिन्यूसली आगे फर्दर बढ़ते ही जाएंगे। अब देखो एंटीजेंस और एंटीबॉडी क्या होता है, बहुत चीज़ें स्पेसिफिक हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। एंटीजेंस क्या होते हैं, अभी तक तो आप लोग समझ रहे हो कि एंटीजेंस जो होते हैं वो फॉरेन पैथोजेंस होते होंगे, है ना, बट एंटीजेंस हमारी बॉडी में भी होते हैं। देखिए बच्चे, एंटीजेंस का हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस ऑफ एंटीजेंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मानो एक ये सेल है, ठीक है, अब हमारे पास एक ये जो सेल है, इसमें क्या होगा, ये देखिए जैसे एक सेल है, इस सेल के सरफेस पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स एक एंटीजेंस जो है ना वो कैपेबल है फॉर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के लिए। बात समझ में आ रही है? सरफेस ऑफ एंटीजेंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इट मीन्स वन एंटीजेंस कैपेबल फॉर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसके सरफेस पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, ताकि डिफरेंट एंटीबॉडीज इसके साथ आके इंटरेक्ट हो पाए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब देखिए होता क्या बेसिकली, जैसे एपिटोप्स और पैराटोप्स, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे समझोगे? अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो हमारे पास प्लेटलेट थेरेपीज़ होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि थेरेपीज़ करवाते हैं, है ना, जैसे सर्जरीज़ की जाती हैं, तो कहने का मतलब है कि वो जब बॉडी में क्या करते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारी सक्सेसफुल थेरेपीज़ होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्योंकि एंटीजेंस का मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है। आप ना हमेशा, जैसे हमारी बॉडी का मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब इससे ज़्यादा या इससे बराबर 10,000 डेल्टन के बराबर एंटीजेंस का वेट होता है। अब इस एंटीजेंस के वेट से कम आप थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हो, अगर इसके बराबर आप यूज़ कर दोगे ना, तो फिर इसका मतलब हमारे सेल्स जो होंगे वो क्या कर देंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना, वो उसको फ़ौरन समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब फ़ौरन पैथोजन से। बट जब तक आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से कम थेरेपीज़ अपनी बॉडी में प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब कि वो आपके साथ क्या नहीं कर रहे हैं,
मतलब वो आपकी थेरेपी सक्सेसफुल होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि एंटीजेंस के मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आप थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। कोई भी सेल्स दे रहे हो जिसके एंटीजेंस का मॉलिक्यूलर वेट हमारी बॉडी के एंटीजेंस के बराबर होगा तो वो थेरेपी हमारी अनसक्सेसफुल हो जाएगी। अगर कम है तो वो उसको उसके अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी शो नहीं करती है। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास क्या है, सिंपल मतलब एपिटोप्स क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। एंटीजेंस के सरफेस पे क्या है, एक एंटीजेंस के सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं ताकि उनके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी आके जुड़ पाएँ। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी एंटीबॉडी है, ये क्या है, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है। ठीक है, ये हमारी एंटीबॉडी है। तो ये हमारा प्रोटीन्स है, क्या है, एंटीजेंस का सरफेस पे प्रोटीन्स है। तो एंटीजेंस का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप्स। तो कौन सा पार्ट है एंटीजेंस का, ये प्रोटीन है सरफेस वाला जो इंटरेक्ट किससे करता है, एंटीबॉडी से करता है, तो उसको हम एपिटोप्स बोलेंगे। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीजन दैट इज नोन एज एपिटोप्स। पैराटोप क्या होता है, पैराटोप का मतलब होता है कि एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से इंटरेक्ट करता है, दैट इज नोन एज पैराटोप, एंटीजन बाइंडिंग साइड ऑफ एंटीबॉडी। आई होप कि आप लोगों को एपिटोप और पैराटोप्स क्लियर हो चुका है। तो इन दोनों की इंटरेक्शंस होगी एंटीबॉडी और एंटीजन्स की, है ना, तो तभी जाके क्या हो पाएगा, हमारी बॉडी में कोई भी मैसेज रिले होगा। बात समझ आ रही है। देखिए बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देखना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर का नेचर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स नेचर होता है इसका। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है। इसमें ना 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एंटीबॉडी की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं H2L2। इस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, H2L2 भी बोल सकते हैं। देखो सिंपल H2L2 का मतलब 2 हैवी चेन्स होती हैं इसमें और 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी को H2 बोला जाता है, लाइट को L2 बोला जाता है, तो इसी को H2L2 बोलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी का ये सिंबल्स है। अब देखिए इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से बोला जाता है कि जो एंटीबॉडीज़ की क्लासिफिकेशंस होती है, 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्लासीफाइंग अंडर विच चेन, हैवी चेन या लाइट चेन, तो आप लोग बोलोगे हैवी चेन्स के अंडर क्लासीफाई की जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 एंटीबॉडीज़ जो हमारी एनसीईआरटी पे मेंशन्ड है। देखो जैसे हमारे पास क्या है कि वो कौन कौन सी हैं 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जो अंडर हैवी चेन्स आती हैं, गामा एंटीबॉडीज़, अल्फा एंटीबॉडीज़, म्यू एंटीबॉडीज़, सिग्मा एंटीबॉडीज़ और एप्सिलॉन नॉट एंटीबॉडीज़। ठीक है बच्चे, सिग्मा नहीं, डेल्टा एंटीबॉडी, ये डेल्टा एंटीबॉडीज़। तो कहने का मतलब है, देखना अब क्या होता है, जैसे IgG मतलब गामा, IgA मतलब अल्फा, IgM मतलब म्यू, IgD मतलब डेल्टा, IgE मतलब एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिफरेंट 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो इनकी रिप्रेजेंटेशंस भी आप लोगों ने समझ ली, है ना, अल्फ़ा, गामा, म्यू, एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा क्यों बोला जाता है, तो इनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या परसेंटेज होती है एंटीबॉडीज़ की हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज होती है, तो सबसे ज़्यादा IgG की परसेंटेज होती है। आप लोगों ने देखा भी पीछे ग्राफ में 80% जो होती है IgG, मतलब जो हमारे पास गामा वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं। IgGA 10 to 15%, IgM 5 to 10%, IgD 1% और लेस देन 1% दैट इज IgE। क्लियर है बच्चे, ये हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम्स है, ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है। इसमें आपने क्या देखना है बच्चे, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हैवी चेन्स, है ना। अब इसमें देखो ये हमारी हैवी चेन्स है, ये हमारी हैवी चेन है और ये हमारी लाइट चेन है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं हैवी चेन्स के बीच में, तो हमारे पास देखा जाए तो एक ये आ गया और एक ये, तो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैवी चेन्स के। अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हैवी चेन्स एंड लाइट चेन, तो भी आप 2 ही बोलोगे,
एक ये आ गई हमारे पास, ये आ गई, एक ये आ गई लाइट चेन का, और एक ये आ गया लाइट चेन का। कितने हो गए? 2 लाइट चेन के आगे और 2 आगे हमारे पास हैवी चेन्स के। तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन हैवी चेन्स, ठीक है, एंड लाइट चेन्स। हैवी चेन और लाइट चेन्स के बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 4 बॉन्ड्स बनते हैं। समझ आ गई बात आपको? और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन हैवी चेन्स 2 बॉन्ड्स। ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखो, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन हैवी के बीच में कितने हैं? 2, 1 और 2। बिटवीन लाइट एंड हैवी, लाइट और हैवी के बीच में, जैसे हमारे पास देखो लाइट और हैवी के बीच में कितने हैं? 2 हैं। ये लाइट है, ठीक है, और ये लाइट है, और ये लाइट है, ठीक है। तो लाइट और हैवी के बीच में कितने आगे? 2 बॉन्ड्स आगे। अब देखना इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? एनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैव 2 टर्मिनल एंड, ठीक है। एनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैव 2 टर्मिनल एंड्स, N एंड C। एक N एंड होगा और एक C एंड होगा। किसी भी एंटीबॉडीज़ के टर्मिनल एंड पे 2 एंड होंगे, एक N और एक C। N टर्मिनल मतलब NH ग्रुप फ्री होगा, NH2 ग्रुप फ्री होगा, और C टर्मिनल COOH ग्रुप फ्री होगा। कहने का मतलब है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट एट विच साइड? N टर्मिनस या C टर्मिनस? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट एट विच साइड? N टर्मिनस या C टर्मिनस? इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा? तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स है N टर्मिनस। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका नीट का बनता है। तो आपने ये समझ लिया कैसे? N टर्मिनस पे देखो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है N टर्मिनस पे, C टर्मिनस पे तो नहीं है। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे सिंपल बच्चे, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। IgG हमने देखा अभी कितने परसेंट होती हैं? 80%, मतलब गामा, G स्टैंड्स फॉर गामा। प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, स्मॉलेस्ट होगी सबसे, ये भी क्वेश्चन आता है। क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्रॉस करेगी, और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। ये एंटीबॉडी क्या करती है? सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। ये देखिए 1 और 2, ठीक है। और साथ में क्या है? मोनोवेलेंट होगी, मोनोवेलेंट। और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट का मतलब है एक ये और एक ये, ऐसी मोनोवेलेंट एंटीबॉडीज है, ठीक है। नंबर ऑफ पैराटोप्स प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर होगा इसका। और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी, एक ये आ गई और एक ये आ गई। तो हमारे पास क्या है? हमने यहाँ पर यही चीज़ देखी है, नंबर ऑफ पैराटोप इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी है? 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, तभी इसको नंबर ऑफ पैराटोप्स बोलते हैं। नंबर ऑफ पैराटोप्स इज इक्वल टू 2, इट मीन्स 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। समझ में आ गया बच्चे? अब देखो, जैसे IgA है, अल्फा एंटीबॉडी, कितनी है? 10 to 15%। ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाइवेलेंट स्ट्रक्चर होगा। ऐसे देखिए आप लोग, ऐसे, ये इसका बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है। सेक्रेटरी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे इनके बीच में, ये। अब देखो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ पैराटोप कितने? 4 होंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नंबर ऑफ पैराटोप कितने हैं? 4। प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ सेक्रीशन, कोलेस्ट्रॉम्स में मिलेगी, सलाइवा मिलेगी, और म्यूकस में मिलेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोलेस्ट्रॉम, मदर मिल्क, सलाइवा, म्यूकस, इन जगहों पे आपको IgA मिल सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है IgM, मतलब म्यू। सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, 5 to 10% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और पेंटावेलेंट है। देख लो पेंटावेलेंट कैसा है? पेंटावेलेंट। तो आप लोग गिन लो, इसमें पेंटावेलेंट है तो पैराटोप कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने, मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी है? 10, मतलब नंबर ऑफ पैराटोप्स उसी को बोलेंगे। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी IgM जो है, ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, प्रेजेंट इन द सीरम एंड सरफेस ऑफ B लिम्फोसाइट्स। अभी हमने पढ़ा पीछे। IgD, ठीक है,
तो डी डेल्टा 1% प्रेजेंट है, दैट इज़ अ मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट आपने देखा स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का, नंबर ऑफ पैराटोप 2 ही होंगे इसके, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ठीक। और IgE लेस देन 1%, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, तो एलर्जिक काज करने के लिए IgE होती है। जो बॉडी में कोई डेंजरस क्रोनिक डिजीज़ अगर हो, तो अगर स्किन पे शो होती है तो वो ये IgE एंटीबॉडी, अगर स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह होती है तो हम टेस्ट कराते हैं सीरोलॉजी, तो उसमें क्या पता चलता है IgE का लेवल अगर हाई हो चुका है तो तभी बॉडी में एलर्जी काज होती है, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम क्या होता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चे अच्छे से इनको रिवाइज करें आप लोग। थैंक यू।